हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम बच्चों के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं जो उनकी डाउट्स आए थे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस वाले पेपर में और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के पेपर में। तो पहले हम आपको ले चलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस वाले पेपर की तरफ। ये हमारा फर्स्ट डाउट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बच्चों को डाउट आया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करके बच्चों को दिखाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपके सामने है। अ बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन is suspended with the help of a string as shown in figure. Find the tension T1 and T2. ये आपका डायग्राम है। इसमें किसी रिजिड सपोर्ट से यानी किसी सीलिंग से, छत वगैरह से इस तरह से एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है और यहाँ ये 200 न्यूटन ये बॉडी का वेट है। जो कि mg होता है। नॉर्मली आपको इस बॉडी का मास गिवन होता है m, और फिर जो वेट है वो फोर्स जिससे बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, वो आप m इंटू जी करके फाइंड आउट करते हो। यहाँ आपको डायरेक्टली 200 न्यूटन बॉडी का वेट ही दे दिया गया, तो और भी इजी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का है, जिस टॉपिक में आपको थ्योरी में समझाया था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब उस पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और वो कैसे है कि इस पर लगने वाली ये जो 200 न्यूटन फोर्स है ये बैलेंस हो रही होगी ऊपर लगने वाली कुछ फोर्सेस से। तो मैं बच्चों को दिखाता हूं कहाँ हैं वो फोर्सेस जिनसे बॉडी बैलेंस हो रही है। सबसे पहले मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी। देखते हैं, ये दो मैंने एरोज ड्रॉ किए हैं। अब ये दोनों एरोज ड्रॉ करने के बाद ज्योमेट्री के हिसाब से आप ये समझ लो कि ये अगर एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। और ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इनको। ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे लाइन जो मैंने बनाई है एरो, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कट कर रही है। तो ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये भी 45। अब ये जो आप देख रहे हैं T1 टेंशन, ये एरो इस तरफ जो दिखाया गया है, इस टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट जो पहले से ही एरो बनाया है ये कहलाएगा T1 cos 30 डिग्री, और यहां कंपोनेंट बनेगा इसी टेंशन का। क्या होगी उसकी वैल्यू? उसकी वैल्यू होगी T1 sin 30। सबसे पहले हमने यहाँ T1 को रिजॉल्व किया है, ये हो गया आपका T1 cos 30 और ये हो गया कंपोनेंट T1 sin 30। हमेशा एंगल जिस तरफ होता है उस तरफ वाला कंपोनेंट cos होता है और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है sin।
ठीक उसी तरह आप ये जो T2 है इसको भी रिजॉल्व करेंगे। तो T2 को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो हमारा ये कंपोनेंट T2 cos 45 आता है, T2 cos 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बना है और ये टेंशन T2 है। तो ये जो आप एरो देख रहे हो ये T2 cos 45 डिग्री है, और एक एरो और बन जाएगा यहां पर, ये दूसरा एरो मैंने बना दिया, दोनों अलग अलग दिखे इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाया है। ये इसी T2 का साइन कंपोनेंट होगा, T2 साइन 45 डिग्री। तो बस हमने कुछ नहीं किया है, T1 को रिजॉल्व कर दिया, ये उसका कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, और T2 को भी रिजॉल्व कर दिया, ये उसका कॉस कंपोनेंट, ये उसका साइन कंपोनेंट। अब आपको देखने पर साफ पता चल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, पहले ही कह दिया वो क्या है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक इक्विलिब्रियम में होता है तो वो या तो रेस्ट में रहता है या फिर मूव कर रहा होता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब ये ऑब्जेक्ट या ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है तो इस पर लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। सबसे पहले यहाँ देखो मैं क्रॉस लगाता हूँ, ये और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी आप ऐसा लिख सकते हो T1 cos 30 बैलेंस कर रही है किसको, T1 cos 30 बैलेंस कर रही है T2 cos 45। देख रहे हैं, ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इक्वल और ऑपोजिट है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है mg, जो कि इसका वेट है, जो कि 200 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को बैलेंस कर रही हैं ये दोनों फोर्सेस मिलकर, ऊपर और नीचे लगने वाली फोर्सेस, यानी T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 45 डिग्री। दोनों को प्लस क्यों किया गया है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। कोई भी दो वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होते हैं दे आर सिंपली एडेड। तो T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 45, दोनों के साइन साइन कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो बैलेंस कर रहे हैं किसको, 200 न्यूटन। यही इक्विलिब्रियम की पहचान है कि एक पूरा सिस्टम या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है तब जब उस पर सारी फोर्सेस जो लग रही हैं एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस कर रही हैं, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस का सम नीचे लगने वाली इस अकेली फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और ये वाली दोनों फोर्सेस T1 cos 30 और T2 cos 45 एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमें cos 30 और cos 45 की वैल्यू पहले से ही पता है, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और हमारे पास दो अननोन है T1 और T2। हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, आप पहली इक्वेशन से T1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसे यहां पर पुट कर दें। जैसे कि मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 इज इक्वल टू T2 cos 45 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री, और इसको अगर हम लिखें वैल्यूज के साथ तो T2 तो ऐसे ही रहेगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2,
और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारे पास T1 का वैल्यू T2 और इसको हम क्या लिखेंगे 1/√2 इंटू √3/2, यानी कि हमारे पास T1 का वैल्यू जो है वो T2 √3/2√2। ये T1 का वैल्यू आ जाएगा। ये T1 का वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आप ऐसा लिखोगे इक्वेशन 2 becomes T1 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या है T2 √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये T1 का वैल्यू आपने यहाँ से लिख दिया और साथ में sin 30 है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर साथ में T2 है तो T2 तो ऐसे ही रहेगा प्लस करके T2। फिर साथ में sin 45 है, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इज इक्वल टू 200। अब जो भी कैंसिल होता है वो आप कैंसिल कर लें और जो सॉल्व करके आंसर आएगा उससे T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सॉल्व करके आप यहाँ से T2 निकालेंगे और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप उसको इक्वेशन 1 में लिखेंगे तो T1 की भी वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि आपने T1 को रिजॉल्व किया तो T1 cos 30 और T1 sin 30 आया। उसी तरह T2 को रिजॉल्व किया, T2 cos 45 और T2 sin 45 आया। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, कैंसिल कर रहे होंगे तभी इक्विलिब्रियम में, और इन दोनों का सम नीचे लगने वाली फोर्स को कैंसिल करेगा तभी इक्विलिब्रियम में। दो इक्वेशन आपने बना दी और उनको सॉल्व कर दिया तो आपका T1 और T2 फाइंड आउट हो गया। इस क्वेश्चन पेपर में जिसका नाम था इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, उसमें सिर्फ एक यही प्रॉब्लम आया है जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर की तरफ जिसका नाम है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। उसमें जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर करवा देते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने दूसरे पेपर के डाउट्स की तरफ। इस क्वेश्चन पेपर का नाम है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज और इसमें बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4th में डाउट है। जो पहला डाउट है वो क्वेश्चन नंबर 4th में। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया है टू मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। ये आपको दो मासेस दिए गए हैं M1 और M2, ये 30 kg और 50 kg का, ये आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही हल्की है इनके कंपैरिजन में, रस्सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए पार्ट है M1 और बी पार्ट है M2। यानी इसके दो पार्ट्स हैं, पहले आपको ए पार्ट समझा देते हैं। ए पार्ट जैसा ही बी पार्ट है बिल्कुल। ए पार्ट के लिए डायग्राम पहले ही दिखाया गया है कि ये जो फोर्स F दिख रही है आपको, ये फोर्स कितनी है 200 न्यूटन M1 पर अप्लाई की गई है और आपको ये टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। तो सबसे पहले आप इस M1 मास को देखें। M1 मास पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो आपने खुद ही लगा दी है 200 न्यूटन, ये जो एरो से F से दिखाया गया है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम बताया था बच्चों को कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से बंधा होता है
तो उस ऑब्जेक्ट से अवे हमेशा टेंशन लग रही होती है। जैसे ये वाले ऑब्जेक्ट से अवे टेंशन इधर लग रही है। लेकिन सिर्फ हम इस बॉडी को अगर देखें तो इस बॉडी पर दो फोर्सेस हैं फिलहाल, F और T, और ये बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स हमने कैसे बताया था बच्चों को निकालना, F माइनस T। इस पर अकेले पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो F माइनस T होगा और उसका वैल्यू इक्वल होगा m1a के। a वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से ये इस तरफ मूव करेगी पूरा सिस्टम। तो मैंने बच्चों को जब ये कनेक्टेड बॉडीज का एग्जांपल देके समझाया था तो ये समझाया था कि आप हर एक बॉडी को इंडिविजुअली देखो और उस पर एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो, उस पर लगने वाली नेट फोर्स। अगर एक फोर्स लग रही है तो वही नेट फोर्स है, एक से ज्यादा लग रही है तो उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर दोनों फोर्स ऑपोजिट है तो बड़े में से छोटा, और बड़ा कैसे पता चलता है, बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन से पता चलता है। ये सब चीजें आपको थ्योरी क्लास में बहुत अच्छी तरह समझा दी थी। बच्चे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का थ्योरी क्लास का वीडियो दोबारा जाकर देख सकते हैं। अब इस पर लगने वाला नेट फोर्स कैसे निकाला गया, F फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन इस तरफ लग रहा है, लेकिन बॉडी लेफ्ट साइड में मूव कर रही है, तो बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस किया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप F की वैल्यू जानते हो 200 माइनस T इज इक्वल टू m1 का वैल्यू भी जानते हैं 30a। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 मास पर लगने वाला नेट फोर्स F माइनस T है इज इक्वल टू m1 मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप दूसरी बॉडी को देखो, इसको, इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, रस्सी का टेंशन। आप खींच रहे हो इस बॉडी को, लेकिन इस बॉडी को इस तरफ स्लाइड कराने के लिए रस्सी का टेंशन ही जरूरी है, क्योंकि इस बॉडी पर तो और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रही है, ये रस्सी ही इसको खींचती है। तो इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है, रस्सी का टेंशन। जब ये रस्सी टेंशन में आ जाएगी यानी तन जाएगी तभी ये बॉडी चलेगा। जब तक ये रस्सी ऐसे ढीली रहेगी, अगर स्लैक बोलते हैं उसको, मुड़ी हुई रहेगी, तब तक नहीं चलेगा ये। आप इसे खींचोगे भी तब भी ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट मोशन में तब आएगा जब ये रस्सी तनेगी, यानी रस्सी का तनाव यानी टेंशन ही इसको चलाता है, वही इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है। लिख भी रहा है एरो से। तो फोर्स इस पर एक ही है, वही नेट फोर्स होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास m1 ना होके क्या है, m2। सॉल्व करें तो t इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 50 और साथ में a। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए बनाई, फॉर्मूला एक ही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ ये बॉडी चल रहा है इसलिए ये फोर्स बड़ी है और ये छोटी है। अगर ये बॉडी चल नहीं रहा है इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी। अब दो इक्वेशन है आपके पास, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। पहला तरीका क्या है, आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड कर दें 1 और 2 को, तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, 200 माइनस टी प्लस टी करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 200 और राइट हैंड साइड में 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80a। या और करके a की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 80 इधर डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लें कैंसिल वैंसिल करके, a आ जाएगा। a आ जाने पर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपकी टेंशन यहीं से निकाल के दिखा देता हूं। देखो t इज इक्वल टू, a की वैल्यू 200 अपॉन 80 है, उसको यहां पर a की जगह मैंने पुट कर दिया 50 इंटू 200 अपॉन 80। कैंसिल कर लें, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 125a पार्ट।
अब यही क्वेश्चन का बी पार्ट कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पार्ट इस बाउंड्री के अंदर हो गया। इससे फर्स्ट पार्ट कहाँ खत्म होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट इस बाउंड्री के राइट साइड में आपका सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। चलो जी, डायग्राम देख लो पहले सेकंड पार्ट का। ये मैंने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस पर बॉक्स बना देता हूं। ये अब की बार ये M1 30 kg, ये वही स्ट्रिंग, और ये M2 बना देता हूं 50 kg। अब की बार जो 200 न्यूटन फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, F 200 न्यूटन, ये T और ये T। अब हम फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखें, अब की बार M2 को इस तरफ मूव कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा F माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब की बार इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो आप इसको अकेला कंसीडर करो। इस पर नेट फोर्स निकालेंगे, F माइनस T इज इक्वल टू M2A। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, यहाँ पर M1 पर लग रही थी तो F माइनस T इज इक्वल टू M1A लिखा था। F आपको पता है 200 माइनस T इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 50। ओके बात, और साथ में A। अब आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। और इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को देखें तो इस पर सिर्फ T फोर्स लग रही है जो इसको इस तरफ ले जाते है, ये एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए आप लिखेंगे T इज इक्वल टू M1A। क्योंकि जैसे पहले इस वाले को चलाने के लिए सिर्फ टेंशन लग रही थी, ऐसे अब M1 को चलाने के लिए सिर्फ टेंशन लग रही है, यानी टेंशन इज इक्वल टू M1 कितना हो गया 30A। बल्कि इसको लिखते हैं अब हम सेकेंड इक्वेशन। अब वैसे ही सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 200 इज इक्वल टू 80A, और A की वैल्यू 200/80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो देखें गौर से, एक्सेलरेशन तो पहले जितना आ रहा था अभी भी उतना ही है, लेकिन टेंशन के लिए जब आप सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे इसको, तब आपका यहाँ 30 है इंटू 200/80। टेंशन काय में आती है, न्यूटन में। न्यूटन सॉल्व करके देखें तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि दोनों में से किसी भी बॉक्स पर, जैसे पहले M1 पर फोर्स लगा रहे थे अब M2 पर लगा रहे हैं, किसी भी बॉक्स पर फोर्स लगाओ, फोर्स अगर सेम है, जैसे पहले भी 200 न्यूटन थी यहाँ पर भी 200 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन तो दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है।
देख रहे हैं, लेकिन टेंशन दोनों केसेस में अलग अलग आएगी और उसका कारण है, इस केस में रस्सी को कितना वजन खींचना पड़ रहा है, 50 kg। तो इसे पकड़ के जब आप खींचोगे तो पीछे वाले को रस्सी खींचेगी। तो इस केस में रस्सी पर 50 kg का वजन है, यानी रस्सी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है 50 kg खींचने की। और इस केस में इसको आप खींच रहे हो, रस्सी किसको खींच रही है, 30 kg। तो इस केस में रस्सी कम वजन खींच रही है तो टेंशन भी आपका कम आएगा। इस केस में रस्सी को 50 kg वजन यानी ज्यादा खींचना पड़ रहा है, इसीलिए टेंशन भी ज्यादा है। बताया था रस्सी को टेंशन हो जाता है टूट ना जाऊं कहीं में। और कितना ज्यादा टेंशन होता है रस्सी को, जितना ज्यादा उसे वजन खींचना पड़ता है या उस पर जितना ज्यादा वजन यानी वेट लटकाया जाता है। तो ये आपका बी पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, और ए पार्ट भी हो गया। अब हम इसी पेपर के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये आपके सामने आ गया है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का नेक्स्ट जो डाउट था बच्चों को, वो है डाउट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो डाउट है। 4th के बाद 7th वाला डाउट है बच्चों को। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इन फिगर फाइंड द एक्सेलरेशन स्मॉल a of the system and the tension T1 and T2 in the strings. Assume that the table and the pulleys are frictionless and the strings are massless. फ्रिक्शन के बारे में अभी आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, नाम सुना होगा बच्चों ने जरूर, लेकिन अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी रस्सी की टेंशन लेने की जरूरत है। रस्सी का कोई मास भी नहीं है, कोई वेट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपके सामने मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का डायग्राम है। नाम से पता चलता है कनेक्टेड बॉडीज मतलब आपस में एक जुड़ी हुई स्ट्रिंग से। तो ये एक टेबल जैसा कुछ सरफेस है और इस पर एक 8 kg का बॉडी यहाँ रखा है। एक स्ट्रिंग यानी रस्सी से एक पुली के थ्रू होता हुआ एक ऑब्जेक्ट 2 kg का यहाँ पर हैंग किया गया है। दूसरी रस्सी से एक दूसरा ऑब्जेक्ट हैंग किया गया 4 kg का, और इसमें शो किया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलरेशन से। ये तो सब आप कॉमन सेंस के हिसाब से समझ ही गए होंगे। जब ये नीचे जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा और ये ऊपर की तरफ। तो ये कनेक्टेड बॉडीज है। अब आपको वही फंडामेंटल जो मैंने बताया, हर एक बॉडी को अलग अलग कंसीडर करो और नेट फोर्स निकाल दो। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम में एक ही एक्सेलरेशन रहता है। अभी आपको दिखाया कि बॉडी किधर भी मूव करे एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम था। ये जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा और ये उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। तभी इसको मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज कहते हैं। ये 4 kg आप यहाँ से हटा के यहाँ पर रख दो, सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। अब की बार ये नीचे की तरफ और ये बॉडी ऊपर की तरफ और ये राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन वैसे ही रहेगा जब तक फोर्सेस सेम है। तो हम शुरू करते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट से। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को आप देखो 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको आप m1 मान ले, अगर इज इक्वल टू m1 कर देता हूं मैं, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो एक m1 इधर लगेगी, m1g। m1g क्या फोर्स होगी, जो इसका वेट होगा। और T1 टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, दिख रहा है आपको। लेकिन क्योंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ये बॉडी पर एक फोर्स नीचे लग रही है और एक फोर्स ऊपर, लेकिन बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, T1। बताया हुआ थ्योरी क्लास में। जिस तरफ बॉडी मूव करती है उस तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होता है, और नेट फोर्स निकालने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रखने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बॉडी के लिए यहां लिखता हूं T1 माइनस m1g। T1 फोर्स ऊपर की तरफ, m1g जो वेट होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड,
लेकिन ऊपर जाने एरो दिखा रहा है कि बॉडी ऊपर गई है, तो T1 माइनस M1G करना पड़ेगा, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस, इज इक्वल टू M1A। ये निकल गई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आ जाओ आप यहां पर, इसका नाम मैं M2 रख देता हूं। अब इस M2 पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर T2 और एक इधर T1। मूव किधर कर रहा है ये? राइट साइड में। राइट साइड में मूव कर रहा है, मतलब T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी। तो सेकेंड वाली बॉडी के लिए हम लिखेंगे T2 माइनस T1। बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस करते हैं अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो, नेट फोर्स निकालने के लिए। और बड़ी कौन कैसे पता चलती है? बॉडी जिस तरफ चल रही है वही फोर्स बड़ी है, बताया था मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। M2 मास है, सबके वैल्यूज भी उसके ऊपर लिखे हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। M1 का मास 2 kg, M2 का मास 8 kg, और इसको हम बोल देते हैं M3। अब इस पर कितनी फोर्स लग रही है? ये M3 और G। M3G फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, और ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है। अब इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी होगी? M3G। M3G क्यों बड़ी होगी? क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, बॉडी ज्यादा फोर्स की तरफ मूव करता है। तो आप लिखोगे M3G माइनस कितनी टेंशन लग रही है? T2 इज इक्वल टू M3A। आपने हर बॉडी को अलग अलग कंसीडर करना है, मैंने पहले भी बताया था, डिवाइड एंड रूल वाली चीज। हर बॉडी को अलग अलग कंसीडर करना है और एक ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करना है, और बड़ी फोर्स कौन सी है ये पता चलता है बॉडी के मूव करने के डायरेक्शन से। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, आप इन तीनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, ऐड कर दें 1 और 2। जब आप यहां देखेंगे गौर से, 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो यहाँ T1 प्लस का है और ये T2 माइनस का है। 1 और 2 को ऐड करें, साइड में रफ में लिखकर ऐड करके देख लेना, तो आपके पास आंसर आएगा T2 माइनस M1G। ये लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो यहाँ T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस M1G लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, इज इक्वल टू करके M1A प्लस M2A। ठीक है जी, ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया आपने। अब ये जो आपका आया है इसमें ऐड कर दो फिर से, कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? M3G माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। ये जब आप इसमें ऐड करोगे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये 1 और 2 को ऐड करके आई है, और इसमें ये 3 इक्वेशन मैंने ऐड की है। तो 3 इक्वेशन ऐड करने पर ये T2 और ये माइनस T2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा M3G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A।
और इसमें पूरे में से a कॉमन लेके इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो आप फाइंड आउट कर दोगे क्या a की वैल्यू m3g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कैसे किया है? पहले 3 इक्वेशन बनाई तीनों बॉडीज के लिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और तीनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया और फिर सेकंड और थर्ड को ऐड किया। आप एक साथ भी करना चाहो कर दो, तीनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और तीनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड ऐड करोगे, तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ये आएगा, कॉमन लेकर a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और m3 का वैल्यू आपको गिवन है, m1 का, m2 का, सबके मास गिवन है, g 9.8 कहा गया है लेने के लिए तो 9.8 ही लेना, नहीं कहा जाए तब भी 9.8, 10 कहा जाए तो 10। इनमें सब में आप वैल्यू जानते हो सबकी, m3 की, m1 की, m1, m2, m3, g वगैरह सब सॉल्व करके a आ जाएगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद अगर आप उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे वैल्यू को एक्सेलरेशन की, m1 भी पता है, दूसरा m1 g सब कुछ, t1 आ जाएगा। उस t1 को सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, t2 आ जाएगा। चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन में भी रख सकते हो। तो सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करने हैं m1, m2 और m3 के यहां पर, तो a आ जाएगा, यही आंसर आएगा, चेक करना है और मुझे आंसर सेंड भी करना है। और ये आंसर से ये इसमें वैल्यू पुट करके a निकालने के बाद उस a को फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो t1 आ जाएगा, और उसको सेकेंड इक्वेशन में रखोगे t1 को तो t2 आ जाएगा। डायरेक्टली a को थर्ड इक्वेशन में रखोगे तब भी आप t2 सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना है और वैल्यू पुट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बच्चे कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत किसी को आती है तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, फ्रैंकली पूछ सकते हो। दोबारा इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ गई तो भी शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालने के बाद मुझसे कांटेक्ट करें। आंसर सही आ जाए तो भी, और आंसर सही नहीं आए तो भी मैं इक्वेशन भी सॉल्व करना बता दूंगा। वैसे अभी इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है, वैल्यू पुट करना है। मेन चीज क्या थी, हर बॉडी को इंडिविजुअली कंसीडर करना, उस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स इज इक्वल टू उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। और थ्योरी में भी अभी ऐसी कोई दिक्कत है तो बच्चे कांटेक्ट करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे। तो ये हमने दोनों पेपर्स की जितने भी डाउट्स बच्चों ने सेंड किए थे वो सॉल्व कर दिए हैं। और इन सारे डाउट्स के साथ हमारा ये चैप्टर जिसका नाम फोर्स है, जैसा मैंने बच्चों को पहले भी बताया था, डायनेमिक्स ब्रांच जो चल रहा है फिजिक्स का, इससे पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ा चुके हैं, अब हम डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। उस डायनेमिक्स में लॉज ऑफ मोशन यूनिट है, इसमें चैप्टर है फोर्स। ये यहाँ पर फिनिश होता है विद न्यूमेरिकल्स। कुछ प्रैक्टिस के लिए और न्यूमेरिकल्स आपको सेंड किए जाएंगे, लेकिन वो 1-2 दिन बाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर इसी यूनिट का, लॉज ऑफ मोशन का ही नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। उस चैप्टर का नाम है ये फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, नया चैप्टर डायनेमिक्स का ही, लॉज ऑफ मोशन का ही, फोर्स से अगला चैप्टर, इसका नाम है फ्रिक्शन। तो तब तक के लिए बच्चों को गुड बाय है। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है फ्रिक्शन। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।